हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बता देते हैं कि ग्राफिक आर्ट है, तो ग्राफिक आर्ट का बहुत सारे स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम थी कि मैम ग्राफिक आर्ट भी करा दीजिए। तो यहाँ पे ग्राफिक आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। आपको बहुत आसान तरीका से बताऊंगी कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने अगर ग्राफिक आर्ट नहीं पढ़ा है तो अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करना है जिस तरीके से मैं बताऊं, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट अगर ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप से, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ने यहाँ पर मतलब वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस भी जाकर देख सकता है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ग्राफिक कला है तो यहाँ पे छापा कला की विधियां बताएंगे। मतलब पहले सबसे ज्यादा मोस्टली एग्जाम में अधिकतर विधियां ही पूछता है ज्यादा। बाकी यहाँ पर जितना है कि यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हुई है वो एक बार में आपको मैं लिखा दूंगी, उसको तो बस आपको रटना है। वन लाइनर क्वेश्चंस करा दूंगी, बस उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो यहाँ पर ग्राफिक की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा समझने वाली चीज होती है तो आपकी यहाँ पर मेथड होते हैं। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये याद करना है कि बहुत आसान तरीका है। आपको सबसे पहले याद करना है रिप्स याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है? RIPS, बस इतना याद करना है। पूरा ग्राफिक आपका यहीं से पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिप्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, पहले हम R को देखते हैं। यहाँ पे R है, R मतलब रिलीफ मेथड। रिलीफ मेथड होता है उभार सतह। उभार सतह आप जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने सबने सारे स्टूडेंट ने स्टैम्प तो देखी होगी, ठीक है। अगर बाई चांस देखो कोई भी तो ऐसा तो है नहीं कि सबने प्रिंटिंग कर रखा है ग्राफिक, ऐसा तो कोई भी नहीं है। बहुत सारे को स्टूडियो होता है क्योंकि वहां पर देखने को बहुत सारे को स्टूडेंट को तो ये फैसिलिटीज मिल नहीं सकती है कि हर कोई स्टूडियो देखा होगा कि कैसी प्रिंटिंग होती है, कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि देखो पहले R में क्या आता है। आप R फॉर याद करिए रिलीफ मेथड। सबसे पहले देखो याद करना है R फॉर रिलीफ मेथड, वो क्या होता है? उभार सतह, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 यहाँ से याद करना है आपको इंटैग्लियो। इंटैग्लियो मतलब होता है अंतः सतह। अंतः सतह में होता है आपका, इसमें अंदर की छपाई करते हैं। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। P फॉर होता है आपका प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब समतल सतह। तो समतल सतह है कि यहाँ पर ये जो बिल्कुल यहाँ पे मतलब 3D इफेक्ट नहीं होता है, 2D इफेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑफसेट प्रिंटिंग में आ जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर ऑफसेट और यहाँ पर लिथोग्राफी, ठीक है। अब हम देखते हैं S फॉर सेरीग्राफी है, जो सिल्क स्क्रीन, वो बहुत सारे स्टूडेंट दो सेरीग्राफी में भी आ जाता है आपका, उसमें आ जाता है क्या कहते हैं, कभी कभी देता नहीं है। सिल्क स्क्रीन का मतलब जो है वो कभी देता नहीं है सेरीग्राफी में। तो यहाँ पर आप अगर बाई चांस सेरीग्राफी में ना हो तो आप समतल सतह पर लगा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है तो आप समतल सतह, क्योंकि यहाँ पर जो 2D इफेक्ट ही आता है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर है 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। देखो जो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से याद है, जिसने ग्राफिक पढ़ रखा है, उसको तो बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा है तो ये उन स्टूडेंट के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपको सिर्फ ग्राफिक कला की मतलब छापा कला की विधिया में बस आपको 4 पॉइंट याद करने हैं। RIPS, ठीक है। क्या याद करना है? RIPS। अब हम देखते हैं R फॉर क्या होता है? रिलीफ मेथड। रिलीफ मेथड क्या होता है? आपका उभार सतह। उभार सतह के अंतर्गत क्या आता है? आपका वुड कट आता है, लिनो कट आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं I फॉर इंटैग्लियो। मतलब इंटैग्लियो मतलब अंदर की इसमें छपाई करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे छपाई करते हैं। बस आपको याद करना है इंटैग्लियो मतलब अंतः सतह होता है। प्लेनोग्राफी P फॉर होता है आपका प्लेनोग्राफी मतलब आपका समतल सतह, इसमें समतल सतह पर छपाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे S फॉर आपका सेरीग्राफी, जिसमें किसका क्या आता है? आपका स्टेंसिल आ जाता है और सिल्क स्क्रीन आ जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि देखते हैं कि इन चारों के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से यहाँ पे मेथड होते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि R फॉर मैंने बताया था कि रिलीफ मेथड। देखो रिलीफ मेथड में क्या आता है? रिलीफ मेथड में आता है जिसमें उभार सतह करते हैं, ठीक है। रिलीफ मेथड होता है उभार सतह, जिसके अंतर्गत आता है वुड कट आता है और दूसरा क्या आता है? लिनो कट, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटैग्लियो में क्या क्या आता है। आपका प्लेट इंग्रेविंग है, ड्राई पॉइंट है,
एचिंग है, मेसोटिंट है, एक्वाटिंट है एंड विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफ। एग्जाम में यहाँ पर सिर्फ इतना आपको पूछेगा, सिर्फ आपको बस पहले ये पॉइंट्स याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि यहाँ पे अंतः सतह के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा ऐसा मेथड है, जो विधि है वो यहाँ पर आती है। तो आपको ये पॉइंट याद करना है, अंतः सतह प्लेट इंग्रेविंग है, ड्राई पॉइंट, एचिंग, मेसोटिंट, एक्वाटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी, ये चीज याद करना है। जो हमारा चौथा पॉइंट है यहाँ पर प्लेनोग्राफी आपको दिख जाएगा, सॉरी सेरिग्राफी है जो आपको दिख जाएगा, सिल्क स्क्रीन है जिसमें स्टेंसिल है, ठीक है। तो स्टेंसिल जो सिल्क स्क्रीन है, तो सिल्क स्क्रीन के भी बारे में बताएंगे आज को, लेकिन हम सिल्क स्क्रीन और स्टेंसिल के भी बारे में बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, कैसे यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर रिलीफ प्रोसेस, यानी कि उभार सतह वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? उभार सतह। उभार सतह में क्या करा जाता है, आप एग्जाम्पल के लिए सारे स्टूडेंट एक स्टैम्प अपना इमेजिन करिए कि आपके पास एक स्टैम्प है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रिंट करना है। देखो ग्राफिक होता क्या है, देखो ग्राफिक, पहले तो ग्राफिक को समझ लो, ग्राफिक होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट तो जानते भी नहीं है कि ग्राफिक को कहते क्या है, ग्राफिक का मतलब क्या होता है। देखो ग्राफिक होता है कि अगर हम कोई प्रिंट अगर हम दूसरी सतह पर छाप लेते हैं, जैसे कि अगर आप कोई ड्राइंग करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसका प्रिंट लेते हैं, जैसे अब आप ऑफसेट प्रिंट से तो करवाएंगे, अगर मान लो फोटो स्टेट भी कराते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट ही तो कराएंगे, तो वो प्रिंट के अंतर्गत आ गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई भी सतह से ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं, ब्लॉक प्रिंट से अगर हम किसी सतह पर मतलब दूसरी सतह पर तो छापते हैं, अगर जैसे कि हम कोई भी ड्रॉइंग, पेंटिंग कुछ भी होता है, अगर हम दूसरे पर प्रिंट ले लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्राफिक आर्ट कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वुड कट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वुड कट के बारे में क्या देखना है, देखो ये चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये तो चीज होती है समझने वाली, इतनी थ्योरी लिखवाने की क्या ही जरूरत है, आप अगर अच्छे समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो वुड कट क्या होता है, वुड कट में क्या होता है कि वुड कट जो होती है उसको इंग्रेव, पहले एक आता है वुड कट के अंतर्गत, बता देती हूँ कि एक यहाँ पर बता देती हूँ, वुड कट के अंतर्गत दो आते हैं, एक होता है वुड कट और दूसरा होता है वुड इंग्रेविंग, ठीक है। क्या होता है, वुड इंग्रेविंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है वुड कट और दूसरा हमारा कौन सा होता है, वुड इंग्रेविंग। पहले हम वुड कट के देख लेते हैं। वुड कट में एक सिंपल सा होता है कि बस एक होती है, एंड ग्रेविंग एक वो लकड़ी होती है, या फिर होली या मंजूषा, दो होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि उसको इंग्रेव करा जाता है, मतलब तक्षड़ी होती है जिसको ब्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मतलब चाकू की तरह, एक शार्प की तरह नुकीला होता है, उसको खोद कर बाहर से निकालते हैं, इंग्रेव किया जाता है। तो वो जो हमें प्रिंट नहीं करना है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। जो प्रिंट करने वाला होता है वो तो हमारा उभार हो जाता है, यानी कि बिल्कुल स्टैंप की तरह, जैसे स्टैंप देखा होगा तो यहाँ पर आपने देखा होगा, वो तो यहाँ पर प्रिंट करके आता है, लेकिन यहाँ पर हम हैंडमेड करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि कोई भी देखा होगा स्टैंप पे जैसे इंक लगाते हैं और तुरंत ऐसे आप स्टैंप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्टैंप देखी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो सिंधु में मिल जाएगा, सिंधु में भी देखा होगा कि यहाँ पर उभार रिलीफ में आपको मोहरें दिखी होंगी, किसमें, सिंधु में, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज उभार सतह है, रिलीफ मेथड। तो रिलीफ मेथड का वहां पर मोहरों में प्रयोग करा गया था सिंधु सभ्यता में, ठीक है। तो ये चीज याद करना। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि मान लो कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं, देखो मुझे ड्राइंग नहीं आती है ये ऐसे करके देखो, नहीं ठीक है, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, चलिए। तो ये मान लो यहाँ पर कोई भी चीज है, ठीक है, ये चीज आपने इतना पार्ट यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से इतना पार्ट निकाल दिया, ये वाला पार्ट हमने पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल के बता रही, यहाँ पर हमने लकड़ी के एक एंड ग्रेविंग ली। एंड ग्रेविंग होती है जिसके चारों तरफ से कोने कटे हुए होते हैं, मतलब ये मतलब एक आती है लकड़ी, ठीक है, होली या मंजूषा की होती है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। यहाँ पर हमारे सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला तो हमने निकाल दिया, इसमें तो गहराई हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, इंक मतलब रोलर से हम इस पे लगाते हैं। चाहे तो आप एक डैबर लेके अच्छे से उस पे ऐसे करके, एक होता है इसी तरीके से डैबर होता है, जैसे कि मान लीजिए डैबर ऐसे होता है, ऐसे मतलब
पोटली की तरह होता है, उसी की तरह ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लगा सकते हैं। चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई फोम का भी उसको ऐसी तरह से लगा सकते हैं। ब्लॉक करा होगा, बहुत सारी गर्ल्स ने करा होगा, वुड ब्लॉक का प्रयोग करा होगा, तो वो लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डैबर का यूज करके यहाँ पर ऐसे इंक लगा लेते हैं और फिर उसको एक प्रिंट से मशीन से छाप लेते हैं, या तो फिर स्पूनिंग कर लेते हैं। यानी किसी से करना है स्पूनिंग कर लो, यहाँ पे दूसरा जो सतह आपको छापनी है, ठीक है, तो उसके स्पूनिंग करते हैं, उस पर प्रिंट करते हैं और उसका प्रिंट ले लेते हैं। बस यही चीज है यहाँ पर उभार सतह में। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये चीज तो देख ली, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने देख ली ये कौन सा, रिलीफ मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिलीफ मेथड में उभार सतह देख लिया, वुड कट में देख लिया। अब हम वुड कट के अलावा देखते हैं, क्या देखते हैं, वुड इनग्रेविंग देखते हैं। वुड इनग्रेविंग में क्या करते हैं, देखो ये प्रोसेस आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका वुड कट में ये भी बता देते हैं, कहा गया, हाँ वुड कट में ये चीज याद कर, देखो वुड पहले तो ये बता देते हैं वुड इनग्रेविंग में क्या करते हैं। वुड इनग्रेविंग में क्या होता है, इसमें टोन का यूज होता है सबसे, इसमें मतलब छाया प्रकाश, ठीक है, यहाँ पर छाया प्रकाश का यूज होता है। देखो एक एक पॉइंट समझते जाना। देखो वुड इनग्रेविंग से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे आपके मतलब जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको करा देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको प्रैक्टिस सेट बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोन है, तो यहाँ पर छाया प्रकाश का यूज होता है, मतलब टोन करी जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर फिर से मैं कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक मान लो एक हट बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक हट बनाई मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर एक हट बनाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनग्रेविंग क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं, बस ये है कि जो यहाँ पर टोन, मतलब कुछ जगह अगर हमें मान लो शेडो दिखानी है, मान लो मुझे यहाँ पर इसके पर शेडो दिखानी है, कहीं कहीं से डार्क, कहीं कहीं से हल्का वो इनग्रेव किया, कहीं से डार्क इनग्रेव किया। जहां से डार्क इनग्रेव करेंगे वहां से तो इंक ज्यादा लग जाएगी, जहां से हल्का इनग्रेव करेंगे, मान लो कहीं से पतली लाइन चलाते हैं, कहीं पर डार्क उसकी कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या आता है, इससे हमारा वो हो जाता है कि मतलब ऐसे से करेंगे तो यहाँ पर जितना भी है ये चीज होता है। अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, मान लो एक पेड़ ही बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं डार्क होते हैं, कहीं लाइट होता है, मान लो ऐसे ही करके हम पूरा एक लैंडस्केप बना लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कहीं हम डार्क करते हैं, कहीं लाइट करते हैं। बिल्कुल रोलर चलाते हैं तो रोलर पे आप समझ ही होंगे कि जहां पे बिल्कुल गहराई होगी तो वो बिल्कुल वहां से मतलब कम लगेगी और वहां पर ऊपर से ज्यादा लग जाएगी, ठीक है। तो जितना है रोलर का यूज इंक के हिसाब से, जैसे लाइनिंग करेंगे वैसे ही आपकी इंक उसमें एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो मतलब जो है अवशोषित कर लेगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो बात कर दी वुड इनग्रेविंग की, तो वुड इनग्रेविंग आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको इमेजिन करना है कैसे कैसे क्या होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुड कट में, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं, मतलब वुड कट में जो सबसे ज्यादा यहाँ पे एग्जाम में पूछते हैं, इसका पूछते हैं कि सबसे पहले इसकी जो सही क्रम है, यानी कि उसका क्रम क्या है सबसे पहले। तो वुड कट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। वुड कट में सबसे पहले क्या करेंगे हम, ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग को कैसे करते हैं, एक हम जिलेटिन पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर से उसको ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, उसको फिर हम उल्टी सतह पर उसको छाप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उल्टा ही छापना, मान लो ट्रेसिंग पेपर होता है इसीलिए तो ट्रेसिंग पेपर यूज करते हैं, तो उल्टा बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इसको ड्राइंग कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो वो बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है ड्राइंग करेंगे सबसे पहले, फिर चिजलिंग करेंगे। चिजलिंग का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप इनग्रेव करेंगे। चिजलिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चिजलिंग से किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर इनग्रेविंग से संबंधित है, यहाँ पर चिजलिंग करी जाती है, यहाँ पे इनग्रेव किया जाता है। जो आपको यहाँ पर जो पार्ट नहीं लेना है, जो पार्ट प्रिंट नहीं करना है, उसको मतलब जो वेस्ट होता है उसको हम वहां पे इनग्रेव करके निकाल देते हैं। अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट है इंकिंग। इंकिंग मतलब है कि आप यहाँ पर इंक का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंक का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके उस पर जो बनाया है उस पर इंक लग जाएगी। और फिर लास्ट हमारा होता है स्पूनिंग। तो स्पूनिंग में क्या करते हैं कि कोई चाहे तो स्पून से यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम कोई भी चीज हार्ड चीज होती है उसको वहां पर हम मतलब प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे उसके प्रिंट करने की क्या क्या प्रोसेस होती है वुड कट की, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कौन सा उभार सतह वाला पढ़ते हैं, कि सबसे पहले देखते हैं कि जो यहाँ पर रिलीफ प्रोसेस जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था,
ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था वो कौन सी जगह पर हुआ था, ये चीज आपको बतानी है कि मतलब जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कौन सी जगह हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं कि उभार सतह का जो सर्वप्रथम यूज हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। बाकी इसका पूरा मैं प्रोसेस लिखवा दूंगी, कहाँ से स्टार्ट हुआ छापा कला का, कहाँ से। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट आंसर भी दीजिएगा, आप आंसर देंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे सर्वप्रथम भारत में जो साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले कहाँ मिले थे, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पर मिले हैं। तो बिल्कुल सिंधु के कहाँ पर मिले हैं, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मोहरे पर, की मोहरे बस लिख लो, की मोहरे लिख दो बस, ज्यादा काफी है। रोलर का प्रयोग करा जाता है, यानी कि इसमें जो रोलर का प्रयोग करा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि मतलब वुड कट के लिए कौन से रोलर का प्रयोग करा जाता है। तो कौन से रोलर का प्रयोग करा जाता है, हार्ड रोलर का प्रयोग करा जाता है। क्यों हार्ड रोलर का प्रयोग करा जाता है, क्योंकि अगर मान लो आप सॉफ्ट रोलर ले लेंगे तो उसकी इंक तो बिल्कुल नीचे चली जाएगी, जो हमें पार्ट हमें प्रिंट नहीं करना है। अगर आपने सॉफ्ट रोलर ले लिया है तो इंक अंदर चली जाएगी, तो आपका पूरा प्रिंट बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम कौन सा यूज करते हैं, हार्ड रोलर का यूज करते हैं। कौन सा, हार्ड रोलर, या फिर बोल सकते हैं कठोर, कठोर कठोर रोलर, बस इतना ही लिख लो। चलिए, तो यहाँ पर अब बता देते हैं कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट एक बार बता दो कि कौन कौन सी यहाँ पर मतलब जो उपकरण है, सामग्री है, कौन कौन सी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ती है, आपको मैंने बताया था सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है। सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या जरूरत पड़ती है। देखो, उपकरण भी सामग्री भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लिखिए, हमें क्या चाहिए, जिलेटिन पेपर चाहिए। क्या चाहिए, जिलेटिन पेपर चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर। क्या, ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, नंबर 2 हमें क्या चाहिए, रोलर चाहिए, रोलर चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेयर। क्या बोलते हैं, रोलर को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेयर बोलते हैं। ठीक है, तो रोलर होता है, रोलर हमें कौन सा चाहिए, कठोर रोलर चाहिए। ठीक है, तो बस रोलर लिख लो कि हमें रोलर का यूज करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पर अब हम आते हैं कि हमें क्या चाहिए, तक्षणी, जिसे तक्षणी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ब्यूरिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तक्षणी या फिर ब्यूरिन बोल सकते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, चौथी का चीज हमें क्या यूज चाहिए, अब हमें चाहिए क्या चाहिए, इंक, इंक स्लेव चाहिए। ठीक है, इंक स्लेव क्या होता है बता देते हैं, इंक स्लेव, चलिए हाँ इंक स्लेव है। तो इंक स्लेव बता देते हैं क्या होता है कि इंक स्लेव, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इंक स्लेव कांच की पट्टिका लिख लो, कांच की पट्टिका। पट्टिका मतलब होता है कांच की एक प्लेट होती है, ठीक है, तो उसमें इंक निकाला जाता है उसको अच्छे से मिलाने के लिए। क्योंकि आप मान लो कोई भी सरफेस ले लीजिए, तो मान लो कोई लकड़ी का ले लिया, कोई भी प्लेट ले ली, कुछ भी, आधी इंक तो उस पे लगी रह जाएगी। लेकिन कांच की हमें क्यों लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर इंक एक भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, ना ही उस पर लगता है। आप भी जानते हैं कांच पर कोई भी चीज लगाते हैं, कलर भी रखते हैं, तो पूरा हम यूज कर लेते हैं, उसमें हम यूज नहीं कर पाते हैं, किसी और पर लेंगे। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो हमें इंक स्लेव की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जिसमें हमें सबसे पहले तो हमें ये लिखा ही नहीं, हमें क्या चाहिए, इंड ग्रेन लकड़ी चाहिए। हमें क्या चाहिए, इंड ग्रेन लकड़ी। ठीक है, ये चीज याद करना। हमें कौन सी चीज चाहिए, एक मिनट, यहाँ पर तो मैं मतलब ऐसे घूमने ही लगी, चलिए घूम ही गया। चलिए, तो यहाँ पर बता देते हैं इनग्रेन लकड़ी है, तो इनग्रेन लकड़ी चाहिए। इनग्रेन लकड़ी कैसी होती है कि मतलब चारों तरफ से पूरी कटी होती है, उसी में ही हम करते हैं। और लकड़ी कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे लिख लो, चाहे तो होली या फिर मंजूषा, है ना, उसकी लकड़ी बेस्ट होती है, मतलब सॉफ्ट होती है, उसको अच्छे से इनग्रेव कर सकते हैं। ज्यादा हार्ड होगी तो कैसे इनग्रेव करेंगे बताइए। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पर और बता देते हैं 6 है। ठीक है, यहाँ पे गॉज मतलब क्या कहते हैं, हाँ स्याही, एक स्याही रह गई है। ठीक है, स्याही, चाहे तो यहाँ पर भी स्याही, चलो यहीं पर लिख देते हैं, जगह भी नहीं बची है। चलिए, मैंने सोचा था इस पर आ जाएगा, स्याही लिख लो। 7 नंबर हैंडमेड कागज लिख लो, हैंडमेड कागज लिख लो, या फिर कागज कुछ भी
कर सकते हैं, प्रिंट करना होता है हमें वुड कट का, तो हमें हैंडमेड कागज चाहिए कि ताकि जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले जो इंक है, ठीक है। बाकी तो अगर कुछ होगा तो इंक तो पूरी उधर से बाहर ही निकल जाएगी अगर दूसरा पेपर होगा, है ना। ऐसा पेपर होना चाहिए कि जो जल्दी इंक को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर स्याही हो गया, हैंडमेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर चलिए ये तो चीज हो गया, सब चीज हो गई है। जिलेटिन पेपर हो गया है, रोलर हो गया है, कोई स्टूडेंट बता दो और कोई भी चीज रह गई है। जिलेटिन पेपर, रोलर, तक्षड़ी, ठीक है। चलिए ये चीज तो हो गया है, बाकी चलिए ये चीज हो गया है, पूरा हो गया है। जिलेटिन, रोलर, तक्षड़ी, इंक स्लेब, इंडग्रेन, और क्या जरूरत पड़ती है, बस इतनी ही जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, देखो सबसे ज्यादा आपको क्या जरूरत है, देखो आपको कोई भी यहाँ पर फ्री में कोई भी आपने देखा होगा थ्योरी कोई भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ताकि आपको पूरा देखो थ्योरी भी साथ में पढ़िए। मैं तो सारे स्टूडेंट से यही कह, बहुत सारे स्टूडेंट लापरवाही कर जाते हैं कि मतलब थ्योरी नहीं पढ़ना जानते हैं, पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं। देखो अगर आप सीरियसली अगर थ्योरी पढ़ते हैं तो सोच लीजिए आपके पास एक तो नॉलेज हो जाएगी और आप यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे ना, देखो फैक्चुअल जो होते हैं बहुत ही कम से कम 40% आएंगे, कम से कम 60% ऐसे होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट बेस पर होंगे, ठीक है। तो उसको समझेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। 40% में आप खुश मत होइएगा, आपको जो 60% लाने हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बाकी तो यही कहूंगी, बाकी पढ़िए ही, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये सब हो गया है, कैसे कैसे तरीका है ये चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वुड कट में क्या करना है, सबसे पहले हमें ड्राइंग करनी है। ड्राइंग का मतलब है चाहे आप ट्रेसिंग पेपर पे करें चाहे किसी पेपर पर करें, उस पर फिर हम उस पर यानी कि जो हमें इंड ग्रेन की जो लकड़ी होती है उस पर हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे चिजलिंग करते हैं। चिजलिंग का मतलब क्या होता है, उसे इनग्रेव करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, हम इंकिंग करते हैं यानी कि हम इंक लगाते हैं। चौथे नंबर पर क्या करते हैं, स्पूनिंग करते हैं यानी कि हम उसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया है आपका रेडी, जो इसकी क्रम है, यानी कि कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है तो इसीलिए बता रही हूं आपको, अच्छे से याद करिएगा। बाकी हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वुड कट में जो आर्टिस्ट है, अल्बर्ट ड्यूरर हैं जिन्होंने वुड कट में काम किया है। अर्नेस्ट लुडविग किर्चनर है, ठीक है, याद रखिएगा। किर्चनर होकुसाई है। गुस्ताव न्यूबर्गर हैं, ये गुस्ताव कुर्बे नहीं है, गुस्ताव न्यूबर्गर है, ठीक है, ये नया वाला बर्गर है। चलिए हन्ना टॉपिंग्स है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो चीज लिखवा दिया है। अगर बाई चांस कभी नेट का एग्जाम आता है तो इससे भी ज्यादा आपको बड़ा लिखवा देंगे, एक घंटे की क्लास ले लेंगे अगर कोई स्टूडेंट नेट वाला है तो, ठीक है। तो बाकी तो बहुत ही कम होते हैं नेट वाले स्टूडेंट, लेकिन मुझे पता है बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज तो हो गया, आपको बता दिया है। यहाँ पे रिलीफ मेथड, इंटाग्लियो, प्लेनोग्राफी, सेरीग्राफी, ये चीज आपको पूरा हो गया है। पहले बार एक बार कमेंट करके तो बता दीजिए सारे स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा है ग्राफिक या नहीं, ठीक है। देखो आपको सिर्फ अभी आर वाला याद पढ़ाया है, आपको सिर्फ रिलीफ वाला पढ़ाया है, उभार सतह, और सबसे ज्यादा एग्जाम में उभार सतह और अंतः सतह जरूर आता है। वैसे तो चारों ही आता है, मैं सच बताऊं तो चारों ही आते हैं। कम से कम आपके 5 से 6 नंबर यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। देखो एग्जाम वालों का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि आपका ग्राफिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दे दे, हो सकता है कि आपका वेस्टर्न से ज्यादा क्वेश्चन दे दे। इंडियन तो आता ही आता है, उससे तो आप बेफिक्र रहिए, इंडियन तो आएगा ही, क्योंकि आपका इंडियन पर ही पूरा सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। ये चीज हो गया है। अब हम बात करेंगे किसकी, वुड इनग्रेविंग की बात करेंगे। देखो यहाँ पर ये मत सोचिए कि आपको आंसर देना है या कुछ भी, तो बोर मत होइएगा। देखो आपके लिए अच्छा है, अगर यहाँ से आपने पढ़ लिया, ये सोचिए कि आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इतना आपके लिए कोई भी यहाँ पर ये नहीं, आपको पेड क्लास में ज्यादा अच्छा लगेगा। जब फीस देंगे ना, 10-15 हजार रुपए फीस देंगे ना, तब आपको अच्छा लगता है, वहां पे वो लोग पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वुड इनग्रेविंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वुड इनग्रेविंग। ये वाला इंटेग्लियो मैं पूरा पढ़ा दूंगी, चिंता मत करिए। एक बार प्लेट इनग्रेविंग बता दूंगी, एक बार ड्राई पॉइंट बता दूंगी, मतलब 2-2 करके बता दूंगी। पहले ये 2 बना, मतलब 3-3 करके पढ़ा दूंगी, 3-3 में खत्म हो जाएगा। विस्कोसिटी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। विस्कोसिटी, एक्वाटिन बहुत पूछते हैं, मेजोटिन भी बहुत पूछते हैं, एचिंग भी बहुत पूछते हैं, ड्राई पॉइंट, वैसे सभी तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद करना कि अंतः सतह के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है,
चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर वुड इनग्रेविंग की बात करते हैं, किसकी, यानी कि वुड इनग्रेविंग जिसमें हम टोन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, टोन का यूज करते हैं। तो इसमें जो जनक है, यानी कि जो सबसे पहले जनक इनके माने जाते हैं 18वीं शताब्दी में मतलब यूज करा था, याद तो है नहीं कि कौन से सन में। ठीक है, तो यहाँ पे थॉमस बेविक, कौन से हो जाएंगे, थॉमस बेविक हो जाएंगे, इन्हीं को ही जाता है ना, सही से लिख दूं मैं, है ना, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम दिख नहीं रहा है मैम आवाज नहीं आ रही है मुझे तो लग रहा है कि मैं अगर ऑफलाइन क्लास होंगी तो सारे स्टूडेंट तो मोस्टली लोगों का यही रहता है, मैम आवाज नहीं आ रही है। चाहे आवाज आ रही हो, अगर मैं कुछ ऐसी बातें बोल दूंगी ना, ऐसी लिपसिंग कर दूंगी ना, ऐसे करके हाँ समझ गए, मतलब चाहे आवाज ना पहुंचे, लेकिन वही चीज है ना, जो चीज रटी हुई होती है उसको तो अगर कुछ लिपसिंग कर दिया तो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ मैम ने क्या कहा होगा। चलिए तो यहाँ पर है भारत में प्रारंभ करता है, तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में प्रारंभ करता है। तो सारे स्टूडेंट एक मिनट सब लोग आंसर बताइए जल्दी से बताइए, इसको इससे लिखेंगे तो अच्छा से दिखेगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, सनतकर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वुड इनग्रेविंग जो भारत में प्रारंभ करता है वो कौन से हो जाएंगे, सनतकर। चलिए तो नोट में देखते हैं 1482 में इंग्लैंड में, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वुड इनग्रेविंग। अब हम देखते हैं इसमें रंगीन प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जो इंग्लैंड के हैं, ठीक है, ये भी इंग्लैंड के हैं, ये भी बता देते हैं, ये भी इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इंग्लैंड, बाकी तो सब लोग जानते हैं, आप लोग समझदार हैं चलिए तो 1482 में इंग्लैंड में इरहार्ट है, मतलब रेड डोल्ट है, ने सर्वप्रथम वुड कट से रंगीन प्रिंट बनवाए थे। देखो वुड, अभी तक आपने पढ़ा था वुड कट पढ़ा था, वुड कट के बाद पढ़ा था आपने वुड इनग्रेविंग पढ़ा था, वुड इनग्रेविंग के बाद आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर रंगीन प्लेट वाला। रंगीन प्लेट में क्या करते हैं, आप इमेजिन करिए कि अगर हम ऐसी प्लेट सोचिए कि अगर हमने देखो इनग्रेव किया, अभी तक वुड कट में दिया था, वुड कट में एकदम सिर्फ सीधा सीधा आपको जो पार्ट नहीं चाहिए प्रिंट करना है उसको तो आपने निकाल दिया। लेकिन वुड इनग्रेविंग में क्या है, थोड़ा यहाँ पे मेहनत लग जाती है, थोड़ी शेडिंग करनी पड़ती है, थोड़ी लाइन कम खींचनी पड़ती है, कुछ डार्क लाइन खींचनी पड़ती है, तब यहाँ पे वुड इनग्रेविंग यहाँ पर आपको टोन देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में, रंगीन वाले में। रंगीन वाले में क्या करते हैं कि जैसे कि हम अलग अलग प्लेट्स बना लेते हैं, कुछ मान लो हमें अलग से प्रिंट करना हो, मान लो कुछ आधा पार्ट हमें रेड कलर का चाहिए, जो हमें रेड वाला पार्ट चाहिए, मान लो हमें सिर्फ लीव्स चाहिए रेड कलर की चाहिए। ठीक है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, मतलब लीव्स चाहिए मुझे रेड कलर की चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक प्लेट पर पूरा रेड कलर जो यहाँ पर इनग्रेड वाली है, मतलब वो वाली, मतलब इनग्रेविंग वाली जो है लकड़ी, तो उसको हम पहले मतलब वो कर लेंगे, उस पर रेड कलर वाला प्रिंट कर लेंगे। तो रेड वाला हमने प्रिंट कर लिया। ठीक है, एक दूसरी प्लेट, ये नहीं कि मतलब उसका पूरा निकाल के फिर दूसरा करिए, क्योंकि वो चीज वहां पे खराब हो जाएगी। मतलब दूसरा वो है, अब मान लो हमें उसकी ब्रांचेस जो चाहिए, ठीक है, अब हम ब्रांचेस तो अलग बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसी प्लेट पर ब्रांचेस भी हम प्रिंट कर लेंगे कि मतलब उसमें अलग अलग इंक डालकर, ऐसा तो है नहीं। एक पर हमने लीव्स बनाई तो हमने रेड कलर की लीव्स बना ली। ठीक है, ब्रांचेस चाहिए हमें, तो ब्रांचेस को हमने बिल्कुल एकदम येलो कलर में बना दिया, ग्रीन कलर में बना दिया हमने ब्रांचेस। ठीक है, तो ग्रीन कलर में हमने निकाल दी सारी ब्रांचेस एक प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर, तो दूसरी प्लेट हमने उस पर ब्रांचेस कर ली। ठीक है, पहले ब्रांचेस कर लेंगे, जितनी भी शाखाएं हैं उसको अच्छे से प्रिंट कर दिया, फिर हमने लीफ बनाई, लीफ रेड कलर की बनाई, फिर हमने उस पर लिख दिया, मतलब प्रिंट कर दिया। तो आप समझ ही होंगे कि कलर में हम कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही होता है यहाँ पर मतलब रंगीन वाले में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिनो कट में। लिनो कट क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले तो देख लेते हैं लिनो का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किसने किया था। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे मूवी देखी होगी ना 90-20 वाली हॉरर मूवी है ना, तो उसी से याद कर लेना डेट तो 1920 में प्रयोग हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्लोड फ्लाइड बा भविष्यवादी कलाकार द्वारा किया गया था, जो लिनो कट का प्रयोग करा था, जो सबसे पहले किसमें, क्लोड फ्लाइड बा भविष्यवादी कलाकारों द्वारा किया गया था लिनो कट का प्रयोग। लिनो कट में क्या करते हैं, लिनो कट एक रबड़ की प्लेट होती है। किसकी प्लेट होती है, रबड़ की प्लेट। अभी मार्केट में भी मिलती है लिनो कट में, आपने नहीं यूज करा होगा, अगर बाई चांस किसी ने यूज करा होगा तो पता होगा। मार्केट में मिलती है, एक प्लेट होती है, बिल्कुल रबड़ की तरह होती है, तो उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या एग्जाम में पूछता है कि लिनो कट में जो औजार का प्रयोग करा जाता है वो यू और वी का यूज करा जाता है। यू और वी मतलब एक ऐसा होगा,
जो मतलब ऐसा मान के चलिए यू वाला होगा शेप, तो उसको इनग्रेव करेंगे तो अच्छा सा दिखेगा, है ना, यू, ठीक है, यू वाला ऐसा शेप होता है, यू वाला होता है, बस यू बना होता है, एक वी वाला होता है, तो उसको इनग्रेव करेंगे तो एकदम अच्छे से निकल के, मतलब दोनों का थोड़ा अलग ही अलग आता है, दोनों की लाइनिंग अलग अलग हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि यू शेप की वी शेप, है ना, जैसे गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स भी अपने हेयर कट करवाती हैं, यू शेप में कर दीजिए, वी शेप में कर दीजिए, मल्टी स्टेप में कर दीजिए, है ना, वैसे ही वाला समझ लीजिए। तो वही इसमें भी कटिंग होती है, ठीक है। यू और वी औजार हैं, शेप के औजार, ठीक है ना, ये शेप है, यू और वी शेप के औजार होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जिसे क्या कहते हैं हम, गाउच बोलते हैं, गाउच। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये भी बता देते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, गाउच, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करके पूछ लेते हैं कि यू और वी के आकारों को क्या कहते हैं, तो गाउच कहते हैं, ठीक है, याद रखना। बाकी स्याही लगाने के लिए, मतलब जो स्याही लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, तो बिल्कुल डैबर का यूज करते हैं। डैबर बताया था, डैबर ऐसे ही होता है, आपको चाहे तो आप बना सकते हैं डैबर को, ऐसे ऐसे प्रिंट, ये ऐसे सॉफ्ट सा होता है, इसको उसी से कर देते हैं, है ना। चलिए, तो ये चीज तो हो गया, लिनो कट के लिए डैबर से लिए अच्छी इंक लग जाती है ना, मान लो रोलर चलाएंगे तो इतनी अच्छी चल नहीं गई। चलिए, तो यहाँ पे है डैबर का यूज करेंगे लिनो कट के लिए। बाकी सर्वप्रथम कब हुआ था, 1920 में क्लोड फ्लाइट व भविष्यवादी कलाकार द्वारा किया गया था। स्याही लगाने का लिए डैबर उपकरण यू और वी शेप के औजार होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आविष्कारक का जो क्रम है, ठीक है, आविष्कारक का क्रम है, यानी कि आविष्कार, जो किसका आविष्कार हुआ था, किसके, यहाँ पे बता देती हूँ फिर से, मैं एक मिनट वो वाला ले लेती हूँ। सारे स्टूडेंट बोर मत होइएगा बहुत सारे स्टूडेंट बोर हो जाते हैं ना, पढ़ते पढ़ते इतना सोचते हैं कि क्या इतना सारा क्या पढ़े, है ना, क्या क्या आएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ, ग्राफिक आर्ट बहुत ज़्यादा इजी भी है और बहुत ज़्यादा टफ भी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लिए इजी है, अगर आपने बेमन से पढ़ा तो आपके लिए टफ हो जाएगा। इसीलिए कोई लाइफ में कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, अगर आप उसी चीज़ को मन से करते हैं तो आपको वो चीज़ आसान लगने लगती है, ठीक है। तो आप मन से करिए तभी आसान लगेगी। चलिए, आविष्कारक का क्रम देखते हैं। यहाँ पर किसके बारे में बताते हैं हम, सबसे पहले यानी कि जो ग्राफिक आर्ट का जो हम देखते हैं कि आविष्कारक का जो क्रम है, तो सबसे पहले इसका आविष्कारक का क्रम कौन सा हो जाएगा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले आविष्कार किया गया था। उसके बाद हम वो कौन सा है, मूवेबल टाइप्स है, फिर उसके बाद लिथोग्राफी है, फिर लास्ट आपका लेजर प्रिंटिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आविष्कारक का क्रम हो जाएगा वो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, मतलब ग्राफिक आर्ट की बात कर रहे हैं, ग्राफिक आर्ट की अगर हम आविष्कारक का क्रम बात करें तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, वुड ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, मूवेबल टाइप हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका लिथोग्राफी हो जाएगा। लास्ट आपका कौन सा हो जाएगा, लेजर प्रिंटिंग हो जाएगा। ये 4 पॉइंट आप उसको अच्छे से याद करिएगा। यहाँ पे आविष्कारक का क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में ग्राफिक के अंतर्गत, ठीक है, तो इसको याद करिएगा, ठीक है। ये चीज हो गया आपका कंप्लीट। बाकी आपकी क्लास खत्म होती है, ठीक है। तो बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते तो लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा, है ना, मुझे अच्छा लगता है, बस कुछ मिलता नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये होता है ना, मन को वो होता है ना, शांति मिल जाती है, मन को शांति मिल जाती है कि हाँ चलो ठीक है, कि हाँ बच्चों कम से कम जुड़े हैं, एंगेज हैं, ठीक है। तो बस मैं यही चाहती हूँ और क्या ही चाहती हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि कोई थोड़ा बहुत अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट कर देना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी मिलते हैं 10:30 पर आपका प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो उसको अच्छे से करिए, बढ़िया से करिए। बाकी आपका वेस्टर्न चल रहा है, सब लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, टाइम आपका निकल जाएगा पता नहीं लगेगा, इसीलिए बार बार मेहनत करिए, इसको रिपीट करिए, लर्न करिए और बाकी करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक यू एवरीवन। जाते जाते शेयर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना